हर बार वही करते हैं जिसका कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। उनके हर फैसले समझदारी से ज्यादा सनकीपन लिए होते हैं और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ये रोसनेफ्ट और लुक ऑयल को लेकर बात करें तो ये दोनों रूस की सबसे बड़ी और प्रमुख तेल कंपनियां हैं, जिसका वैश्विक तेल उद्योग में बड़ा महत्व है। रोसनेफ्ट को रूस की सरकारी तेल कंपनी माना जाता है। ये कंपनी उत्पादन, तेल को रिफाइन करने और उसके बाद तेल के निर्यात के क्षेत्र में सक्रिय है और ये रूस के कुल तेल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा संभालती है। इसका कारोबार न केवल रूस में बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। दूसरी तरफ लुक ऑयल एक निजी कंपनी है जो रूस के अलावा मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में भी तेल और गैस परियोजनाओं में शामिल है। वैश्विक तेल बाजार में दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद दुनिया भर को सप्लाई करती है और इनके उत्पादन और कीमत निर्णय सीधे वैश्विक तेल कीमतों पर असर डालते हैं। तो ट्रंप ने इन दोनों कंपनियों को बैन कर दिया और दुनिया को क्या मैसेज दिया कि अमेरिका अब सीधे रूस की आर्थिक कमर तोड़ेगा। ट्रंप सरकार ने साफ कह दिया कि अमेरिका की कंपनियां और नागरिक अब इसी रूसी दिग्गजों से कोई व्यापार नहीं करेंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और लाइन जोड़ दी कि और अगर जरूरत पड़ी तो सेकेंडरी सेक्शंस भी लगेंगे। मतलब अगर कोई तीसरा देश या बैंक रूस के इन सौदों में शामिल हुआ तो वो भी अमेरिका के निशाने पर होगा। इसीलिए मैंने ट्रंप को सनकी कहा, क्योंकि ये जो नारा दे रहे हैं कि ग्रेट अमेरिका अगेन, तो अमेरिका इससे कमजोर होगा कि मजबूत, ये तो वही जाने। लेकिन दुनिया के देशों में उनके इन फैसलों को सनकी ही कहा जा रहा है और इसके साथ ही अमेरिका ने दुनिया को बता दिया है कि अब रूस की ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था पर उसकी नजर है। लेकिन अमेरिका भले ही अपनी मनमानी कर ले, रूस की झुकने वालों से नहीं है। उसके पास भी अपने रास्ते हैं और वो है तीसरे देश यानी थर्ड पार्टी चैनल्स और वैकल्पिक पेमेंट्स रूट्स। यानी खेल अब और दिलचस्प हो गया है। अब बात करते हैं मॉस्को की। जैसे ये खबर पहुंची, व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर पूरा यूरोप सन्न रह गया। रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन से लॉन्च टेस्ट और क्रूज मिसाइल फायरिंग को लेकर। इतिहास गवाह कि हर बार रूस ने सैन्य ताकत का प्रदर्शन तब किया जब उसे कूटनीतिक दबाव बढ़ाना होता है। लेकिन खतरा यही है कि ऐसी ड्रिल्स कभी कभी गलत मैसेज छोड़ जाते हैं और जब तक समझ में आती है तब तक मामला हाथ से निकल जाता है। तो आप खुद सोचिए कि किस तरह से अमेरिका ने रूस के आर्थिक तंत्र को सीधे चुनौती दी है और रूस ने तुरंत आर्मी मैसेज देकर जवाब दिया। ये केवल प्रतिशोध या दिखावे की ताकत नहीं है, यह राजनीतिक और आर्थिक दबाव का खेल है। अमेरिका ने तेल के बड़े विक्रेताओं और वित्तीय चैनलों पर निशाना साधकर दिखा दिया कि वो रूस की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रख सकता है। रूस ने डर दिखाकर यह मैसेज दिया कि अगर उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाया गया तो वो भी जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। देखा जाए तो ये खेल सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं है। दुनिया के हर देश को यह अंदाजा लगाना होगा कि इस प्रेशर और मैसेज के खेल में अपनी नीतियां कैसे बनाई रखी जाए। और प्रेशर पॉलिटिक्स की ये रणनीति सिर्फ रूस अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि यूक्रेन को भी टच कर रही है। हाल ही में यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने जैसे कदम उठाए गए। इसके बीच ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई जिससे बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन की संभावनाएं आए, लेकिन अंततः ये सम्मेलन कभी नहीं हुआ और ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया। ट्रंप ने पहले रूस पर दबाव डालने की धमकियों को पूरी तरह लागू नहीं किया था और अक्सर दंड की बजाय प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते रहे, लेकिन अब उन्होंने रूस को कोई रियायत नहीं दी है। रूसी नेतृत्व, जिसमें पुतिन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव शामिल है, उन्होंने इस अमेरिकी कदमों को दबाव और युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा और स्पष्ट किया कि स्वाभिमानी देश किसी भी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लेते।
रूसी अखबारों ने भी ट्रंप की रणनीति और मनमौजी रवैये की आलोचना की, जबकि पुतिन ने नए प्रतिबंधों को दोस्ताना कदम न मानते हुए इसे रूस पर दबाव डालने की कोशिश बताया। इधर यूक्रेन में हालात और बिगड़े। रूस ने ड्रोन हमले, मिसाइल स्ट्राइक से अब कीव में भी डर का माहौल है। इन सबके बीच यूक्रेन ने कहा कि ग्रिपेन जेट्स लंबी दूरी के हथियार चाहिए। स्वीडन ने भी संकेत दिया कि वो 100 से 150 जेट्स देने को तैयार है। अब सोचिए, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, पर असली सवाल है कि कब, क्योंकि इन जेट्स को ट्रेनिंग, सप्लाई और लॉजिस्टिक्स में महीने लगेंगे। तो ये लड़ाई का संतुलन बदल सकता है और इसलिए मैं कह रही हूँ कि फिलहाल ये सिर्फ दबाव बढ़ाने वाला कदम है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि जितनी बड़ी हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी, उतना ही नाटो और रूस के बीच तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि रूस इन कदमों को अपने खिलाफ सीधी चुनौती के रूप में देखता है। अब सवाल उठता है कि हम रूस, यूक्रेन और अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत भी इसी दुनिया में है और वो भी इससे अछूता नहीं कर सकता। तो चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं कि भारत कहां खड़ा है इस पूरी तस्वीर में। याद कीजिए, रूस की यही दोनों प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकऑयल फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को लगातार कच्चा तेल सप्लाई कर रही थी। तो इससे अब आशंका है कि भारत को रूस से डिस्काउंट पर तेल आयात करने का दौर खतरे में पड़ सकता है और देश के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता रूस से तेल की आयात मात्रा को भारी गिरावट आ सकती है। हालांकि प्रतिबंधों का वास्तविक असर अभी स्पष्ट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी रिफाइनरियां संभावित जोखिमों का आकलन कर रही है ताकि भविष्य में रूसी तेल सीधे रोसनेफ्ट, लुकऑयल या उनकी शाखाओं से ना लिया जाए। इसके अलावा भारतीय बैंक भी अमेरिका के सेकेंडरी सेक्शन से बचने के उपाय कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की रिफाइनिंग कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत के रूसी तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा खरीदती है और रोसनेफ्ट के साथ टर्म डील के साथ सप्लाई लेती है, अब मॉस्को से अपने तेल आयात में भारी कटौती कर सकती है। इसका सीधा असर रूस के राजस्व पर पड़ेगा, क्योंकि तेल रूस की सबसे बड़ी आय का स्रोत है और ट्रंप प्रशासन ने इसी कमजोर कड़ी पर वार किया है। भारत के अलावा चीन भी रूस का प्रमुख तेल ग्राहक है, जो वैश्विक तेल बाजार में रूस की रणनीति को प्रभावित करता है। दूसरी बात कि पिछले 3 साल में भारत ने रूस से तेल की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दी है। 2021 में जहां सिर्फ 4 मिलियन टन खरीदा जाता था, वहीं 2024 से 2025 में यह आंकड़ा पहुंच गया है 87 मिलियन टन पर। क्यों? क्योंकि रूस ने डिस्काउंट पे तेल लिया और भारत को 3 से 5 बिलियन डॉलर की सालाना बचत हुई। अब ट्रंप ने नए सेक्शंस आने से दिक्कत यह है कि अगर सेकेंडरी सेक्शंस लागू होते हैं तो भारतीय कंपनियां जो रूस के साथ काम कर रही है वो भी फंस सकती है। हालांकि अभी से ये कहना जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि भारत अभी सेफ जोन में है और ये इसलिए कि भारत सीधा सौदा नहीं करता बल्कि तीसरे चैनल से लेता है। रूस भी अब पेमेंट सिस्टम को डॉलर से हटाकर रुपया, रूबल या युआन जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है। फिर भी अगर दबाव बढ़ा तो भारत को बड़ी कूटनीतिक बाजी खेलनी पड़ेगी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। आर्थिक और राजनीतिक दोनों फ्रंट पर बैलेंस बनाए रखने की असली चुनौती होगी। दूसरी बात कि सेक्शंस की असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितनी सख्ती से लागू किया जाए। अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए है तो रूस के लिए रास्ते बहुत है। तीसरे देशों के लिए व्यापार, बार्टर सिस्टम या फिर डॉलर से हटकर ट्रांजैक्शन है। पर अगर अमेरिका ने इसे वाकई में कठोर बना दिया, यानी सेकेंडरी सेक्शंस लागू किए, तो ग्लोबल बैंकों पर इसका दबाव होगा, जिसका असर रूस की एनर्जी इनकम पर दिखेगा। तो देखा जाए तो सेक्शंस किसी भी देश की कमर तोड़ सकते हैं, लेकिन खेल खत्म नहीं करते। रूस, चीन, ईरान जैसे देशों ने हमेशा वैकल्पिक सिस्टम खड़ा किया है। तो आज की तकलीफ आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है। फिर भी अगर अमेरिका इन्हें लगातार बनाए रखता है तो ये रूस के लिए कूटनीतिक और आर्थिक हार का दरवाजा खोल सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब केवल बातचीत के दबाव के लिए हो रहा है या सच में कोई बड़ा टकराव आने वाला है। देखिए, ये बात तो तय लग रहा है कि अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, रूस पावर दिखा रहा है, यूरोप बयान दे रहा है और यूक्रेन हथियार मांग रहा है। यानी हर कदम अगले कदम को उकसा रहा है।
यानी ये सब सिर्फ जंग नहीं बल्कि नेगोशिएशन का मंच बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया को डर तो है ही कि कहीं कुछ बड़ा और खतरनाक ना हो जाए। लेकिन इन सब के बीच भारत को अब दो काम करने होंगे, अपनी ऊर्जा सुरक्षा के विकल्पों को मजबूत करना और दूसरा हर वैश्विक उतार चढ़ाव के लिए कूटनीतिक तैयारी रखना, क्योंकि आने वाले समय में तेल, डॉलर और ड्रोन ये तीनों ही तय करेंगे कि दुनिया किसके इशारों पर चलेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।